नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने हरिद्वार में अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में शिरकत की है। कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद भी वर्चुअल तरीके से जुड़े और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज के स्वर्ण जयंती के अवसर पर स्मारक डाक टिकट का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस अवसर पर हरित हरिद्वार योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत गंगा के आसपास के क्षेत्रों को हरा भरा करने की योजना है। तो स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने यहां पर शिरकत की है और आपको बताएं कि रविशंकर प्रसाद ने भी कार्यक्रम में शिरकत की, वर्चुअल माध्यम से वो जुड़े और उसके बाद डाक टिकट का भी यहां पर विमोचन किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने यहां पर योजनाओं का भी शुभारंभ किया है। प्रदेश की सरकार ने कोविड कर्फ्यू को 29 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि कोविड कर्फ्यू में इस बार सरकार ने राहत भी दी है, जिसमें 5 दिन दुकानों को खोलने का निर्णय सरकार ने लिया है। तो वहीं होटल और रेस्टोरेंट को 50% क्षमता के साथ खोलने की मंजूरी होगी। इसमें रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक होटल बंद रहेंगे, जिसमें 1 जुलाई से स्थानीय जनपद वासियों के लिए 4 धाम की यात्रा भी शुरू हो जाएगी। तो वहीं 11 जुलाई से राज्यवासियों के लिए 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है। तो 29 जून तक कोविड कर्फ्यू बढ़ाया गया है, नियमों के साथ कर्फ्यू लगाया गया है और नियमों के साथ ही दुकानें खोली जाएंगी। स्थानीय लोगों के लिए, बद्रीनाथ मंदिर चमोली के लोगों के लिए, केदारनाथ मंदिर जनपद रुद्रप्रयाग के निवासियों के लिए और गंगोत्री और यमुनोत्री उत्तरकाशी के निवासियों के लिए ये 1 जुलाई से प्रारंभ होंगे और पूरे राज्य के लोगों के लिए 11 जुलाई से चारों धामों की यात्रा प्रारंभ कर दी जाएगी। इसमें RT-PCR, एंटीजन और रैपिड टेस्ट तीनों ही चीज़ों में कोई भी एक आवश्यक होगा मंदिर के दर्शन के लिए, और राज्य में आने के लिए भी हम RT-PCR के साथ साथ ये रैपिड टेस्ट और जो एंटीजन टेस्ट है इसको अलाउ कर दिया गया है। वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का ट्वीट फिर से वायरल हुआ है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल द्वारा हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दिए गए बयान से पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज आहत दिखाई दिए हैं। सुबोध उनियाल ने यह कहकर सतपाल महाराज के बयान पर कहा था कि सरकार के पास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसी पर आज फिर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने ट्वीट किया है। उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि इस संबंध में 18 जून को पुनः बैठक कर मेरे द्वारा भूमि चयन प्रक्रिया के बारे में बताया गया था और मेरे लिए राज्य का हित सर्वोपरि है। हमारा सपना है कि जो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से यात्री जहाज में सवार होकर आते हैं उनको भी यहाँ पर हर तरह की वो यहाँ पर सीधे उतरें और ताकि यहाँ पर लोग आकर योग ध्यान के साथ साथ 4 धाम के दर्शन कर पाएं। वहीं सूबे के आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दिल्ली में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान राज्य में दैवीय आपदाओं के मद्देनजर 5 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है। इसमें उत्तराखंड की कई भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए 2 एयर एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की मांग की गई। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आपदा प्रबंधन शोध संस्थान की स्थापना करने और राज्य के अति संवेदनशील गांवों के पुनर्वास हेतु मिटिगेशन फंड और राज्य आपदा मोचन निधि बढ़ाए जाने की मांग यहां पर की गई है। तो मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने यहां पर मुलाकात की है और आपको बताएं कि 5 सूत्रीय मांगों को लेकर यहां पर पत्र भी सौंपे गए हैं। साथ ही केंद्र सरकार से 2 एयर एम्बुलेंस की भी मांग की गई है ताकि जो गंभीर रूप से बीमार हैं या घायल हैं उनको तुरंत ही चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई जा सके। तो ये देहरादून से आपको हम खबर बता रहे हैं जहां पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से मुलाकात की गई है। डॉक्टर धन सिंह रावत ने मुलाकात की है और इसमें 5 सूत्रीय मांगें सौंपी गई हैं। वहीं हरिद्वार में गंगा दशहरा भी मनाया गया और बताया जाता है कि आज ही के दिन पतित पावनी मां गंगा राजा भगीरथ की कठोर तपस्या के बाद पृथ्वी पर आई थी। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि और हस्त नक्षत्र से गंगा का पृथ्वी पर आगमन हुआ था। तीर्थनगरी हरिद्वार में तेज बारिश की वजह से गंगा स्नान करने आने वाले श्रद्धालुओं की काफी भीड़ कम हो रही है।
कोरोना महामारी के चलते हरिद्वार में गंगा दशहरा गंगा पर हर की पैड़ी के ब्रह्मकुंड क्षेत्र में तो श्रद्धालु नहीं पहुंच पाए, लेकिन आसपास के घाटों पर डुबकी लगाई गई। गंगा गंगेति यो प्रिया योजना नाम सतेरपि मिच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोके स गच्छति। अर्थात जिस पवित्र भगवती गंगा का 100 योजन दूर बैठा हुआ व्यक्ति अगर स्मरण करता है तो उसको मोक्ष प्राप्त होता है, मुक्ति प्राप्त होती है, अर्थात भगवान विष्णु का धाम प्राप्त होता है। ऐसी भगवती गंगा का अवतरण दिवस अर्थात जब मानव दर्शन, मानव मुक्ति के लिए जब भगवती गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ, वो ज्येष्ठ शुक्ल दशमी का ये पवित्र दिन, जिस दिन को सनातन परंपरावादी लोग, भारत ही नहीं अपितु विश्व भर में बसे हुए सनातन परंपरावादी लोग बड़े उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ मनाते हैं। ऐसा कहा जाता है जब सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए तो उनकी मुक्ति के लिए जब राजा सगर ने कपिल मुनि से पूछा तो उन्होंने एक ही उपाय बताया कि जो गंगा का स्पर्श है, उस गंगा जल के स्पर्श से ही इनको मुक्ति मिल सकती है। वहीं हल्द्वानी में एक हफ्ते पहले प्रशासन और परिवहन निगम द्वारा रोडवेज बस अड्डे के पास अतिक्रमण हटाए जाने के विरोध में धरने पर बैठे आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज करने का आम आदमी पार्टी ने विरोध किया है। हल्द्वानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार ने कहा कि पुलिस ने राजनीतिक दुर्भावना के चलते आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज किए हैं। अतिक्रमण के मामले में मामला न्यायालय में विचाराधीन है। बावजूद इसके पुलिस प्रशासन और परिवहन निगम ने अतिक्रमण के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न करना चाहा तो आम आदमी पार्टी ने के कार्यकर्ता प्रशासन का विरोध करने के लिए गए थे, लेकिन प्रशासन ने राजनीतिक दबाव में काम करते हुए पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष सहित कार्यकर्ताओं पर गलत मुकदमे दर्ज कर लिए हैं, जिसका आम आदमी पार्टी विरोध करती है। आप उसके विरुद्ध जो है उनके द्वारा कार्रवाई भी की गई, ऐसा नहीं हुआ। मैंने पहले कह दिया कि उन पर जो कार्रवाई की गई उस पर वो बेल आउट हुए हैं, सारे लोग उस पर वो बेल आउट हुए हैं। अब थोड़ा सा विमर्श को समझिए, उस पर वो बेल आउट हुए हैं, उस पर विमर्श हम कर ही नहीं रहे हैं। अब जो उसके बाद कार्रवाई हुई, उसके बाद उनके द्वारा नोटिस किया गया, उनको दोबारा थाने बुलाया गया और अनलगल धाराओं में उनके प्रति वाद दायर किया गया और उनको अरेस्ट करने की कोशिश की गई, जिस पर वो अभी भी बेल अरेस्ट स्टे लाने के लिए न्यायालय की शरण में जाने के लिए बाध्य हुए हैं। दबाव भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित कद्दावर नेताओं का है और इस बात को आप अगर स्पष्ट रूप से अगर मुझे पूछेंगे तो एक नेता का नाम हम नहीं ले सकते हैं। वहीं टिहरी में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ऑल वेदर रोड परियोजना की बैठक संपन्न हुई है, जिसके बाद बैठक में मुख्य कृषि अधिकारी ने बताया कि जिले के क्षेत्र अंतर्गत दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों पर ऐसे कुल 86 स्थलों का चयन किया जा चुका है। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित उप जिलाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इन राष्ट्रीय राजमार्गों पर ऐसे और स्थलों का चयन 30 जून तक अनिवार्य कर लिया जाए, ताकि इन जगहों का सदुपयोग करते हुए ग्रामीण हाट विकसित किए जा सकें। तो डीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। ऑल वेदर रोड परियोजना को लेकर बैठक हुई है। अधिकारियों को सख्त आदेश दिए गए। तो ऑल वेदर रोड परियोजना को लेकर यहां पर बैठक की गई है और जल्द से जल्द कार्य संपन्न करने के लिए आदेश यहां पर दिए गए हैं। अधिकारियों को कहा गया है कि किसी भी तरह से हिला हवाली न की जाए, समय रहते सारे कार्यों को संपन्न करा लिया जाए। और जिलाधिकारी ने इसके संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरिद्वार गंगा दशहरा स्नान को स्थगित कर दिया गया है, जिसके बाद उत्तराखंड की सीमाओं को सीज करने का आदेश दिया गया। इसके चलते देवभूमि प्रवेश द्वार नारसन बॉर्डर पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। बता दें कि देवभूमि में प्रवेश करने वाले यात्रियों को RT-PCR की 72 घंटों की नेगेटिव रिपोर्ट लानी अनिवार्य होगी। इसके बाद ही आने की अनुमति होगी। आपको बता दें कि गंगा दशहरा के स्नान को लेकर बॉर्डर पर बिना जांच के आ रहे श्रद्धालुओं को नारसन बॉर्डर से वापस भेजा जा रहा है। तो दशहरा स्नान को स्थगित किया गया है। कोरोना के मद्देनजर फैसला लिया गया और कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लानी अनिवार्य होने वाली है। 72 घंटे के अंदर की रिपोर्ट होनी चाहिए। सरकार द्वारा गंगा दशहरा स्नान को स्थगित कर दिया गया है और उनके द्वारा अपील है कि सभी लोग अपने घरों पर रहें, सुरक्षित रहें। कोरोना का संक्रमण भी चल रहा है
और दूसरा यहाँ पे विशेष परिस्थिति में उन्हीं को एंट्री दी जा रही है जिनका RT-PCR रिपोर्ट निगेटिव है। वहीं खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर सल्ट के विधायक महेश जीना ने तल्ला सल्ट के भंडार खोला गांव पहुंचकर लोगों की जन समस्याएं सुनी। इसके बाद लोगों को समाधान का आश्वासन दिया। विधायक के गांव पहुंचते ही ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने राजकीय इंटर कॉलेज भंडार खोला के नवनिर्मित भवन का निरीक्षण किया है। तो भंडार खोला गांव पहुंचे विधायक और गांव पहुंचकर उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना है। नवनिर्मित भवन का निरीक्षण किया गया है। मसूरी में कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले और बिना मास्क के बाजार घूमने वाले लोगों का पुलिस ने चालान न करके सभी का RT-PCR टेस्ट कर सबके नाम पते नोट कर लिए। इससे लोगों में कोरोना संक्रमण को लेकर जागरूकता के साथ कोविड के नियमों की जानकारी भी दी जा सके। इस दौरान पुलिस और लोगों के बीच नोकझोंक भी हुई। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा कि सरकार द्वारा लगातार कोरोना संक्रमण को लेकर नियम बनाए गए। इसके तहत घर से बाहर निकलते हुए मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। लेकिन मसूरी में बाहर से आ रहे पर्यटक कोविड के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई देते हैं। तो स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ पर रैंडम RT-PCR टेस्ट किए हैं और लोगों के नाम पते भी नोट किए गए हैं, क्योंकि अगर इनमें से कोई पॉजिटिव निकलता है ताकि उसकी पहचान करके उसको अस्पताल पहुंचाया जा सके। वहीं भारत चीन सीमा की लाइफलाइन कही जाने वाली एकमात्र बॉर्डर रोड नीति मलारी हाईवे रेंडी में लगातार 7वें दिन भी बंद है। तो वहीं BRO कर्मी लगातार वैली ब्रिज को ऋषिगंगा के कटाव से बचाने में जुटे हुए हैं। बता दें कि पिछले 7 दिनों से ऋषिगंगा घाटी में हो रही बारिश के चलते रैणी क्षेत्र के ग्रामीणों की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। भारी बारिश के चलते प्रभावित ग्रामीण अपने आशियाने छोड़ प्रशासन के द्वारा पल्ली रैणी के राजकीय प्राथमिक और जूनियर स्कूल में बनाए वैकल्पिक विस्थापन शिविर में शरण लेने को मजबूर है। तो लगातार हो रही बारिश से मलारी हाईवे पूरी तरह से बंद है और कई दिनों से मलारी हाईवे बंद है। बारिश ने ग्रामीणों की मुश्किलों को बढ़ाया है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार का भेषज विज्ञान विभाग द्वारा एक वर्चुअली कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आगामी 26 जून को जीपेट कार्यक्रम को फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के अध्यक्ष प्रोफेसर बी सुरेश ऑनलाइन छात्रों को संबोधित करने वाले हैं। तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम होगा, वर्चुअली इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वहीं डोईवाला में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं, जिसको लेकर तहसील और पुलिस प्रशासन सतर्क हो चुका है। ऐसे में प्रशासन लगातार लोगों से सावधान रहने की अपील कर रहा है। तो लगातार हो रही बारिश के चलते ग्रामीण परेशान है। प्रशासन ने सावधान रहने की अपील यहां पर लोगों से की है। क्योंकि मानसून को लेकर सब हमारे फील्डिंग स्टाफ को निर्देशित कर दिया गया कि 24/7 अपने फील्ड में बने रहेंगे, अपना मोबाइल स्विच ऑन रखेंगे हमेशा। इसके अलावा यदि कोई भी घटना कहीं घटित होती है तो तत्काल प्रशासन को सूचित करें ताकि जल्दी से जल्दी राहत कार्य किया जाए। नदी यही निर्देशित किया गया है कि नदी किनारे जो जिनके मकान बने हुए वो सुरक्षित स्थानों पर अपना चले जाए। जोशीमठ में मूसलाधार बारिश के चलते कल्प घाटी के तल्ला, बड़गिंडा और भेटा गांव में नाले उफान पर आ चुके हैं। इसके चलते ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। बता दें कि 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते ग्रामीणों की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। इसके बाद तल्ला बड़गिंडा में भूस्खलन होने से कई मकान खतरे की जद में हैं, जिसके कारण घाटी के ग्रामीण डरे सहमे हुए हैं। तो 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते ग्रामीण जोशीमठ में परेशान है। भूस्खलन का डर उनको सता रहा है कि कहीं पहाड़ दरक न जाए और उनके आशियानों में दरारें न आए। इसके चलते ग्रामीण लगातार चिंतित हैं और प्रशासन से भी लगातार मांग कर रहे हैं कि वो भी नजर अपनी बनाकर रखें। ये जो 2013 से जो आपदा आई थी उसी टाइम से कुछ लोग परेशान हैं।
जब भी बारिश लगती है तो ये लोग डर के मारे किसी दूसरे घर पे अपना सहारा ले लेते हैं। मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि इनकी उचित से उचित व्यवस्था की जाए। मसूरी कैंपटी क्षेत्र के नैनबाग से कैंपटी पुलिस ने नेपाली मूल के शराब और जंगली जानवर के तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से सिंगल बोर की बंदूक भी बरामद की है और आरोपी पिछले 40 साल से नैनबाग क्षेत्र में ही रहता था और जंगली जानवरों का शिकार कर कच्ची शराब की तस्करी करता था। पुलिस को इसकी शिकायत लगातार मिल रही थी। इसको लेकर पुलिस ने एक टीम बनाई और आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस आरोपी को कोर्ट भेजने की तैयारी कर रही है तो पुलिस का शराब तस्करों पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। नेपाली मूल का शराब तस्कर गिरफ्तार हुआ है और आरोपी के पास से सिंगल बोर की बंदूक भी बरामद की गई है। तो पुलिस का शराब तस्करों पर शिकंजा लगातार यहां पर कसता जा रहा है। नेपाली मूल का ये शराब तस्कर बताया जा रहा है। लगातार इसकी पुलिस तलाश कर रही थी। कई जगह छापेमारी भी की गई थी। जैसे ही मुखबिरों के आधार पर सूचना मिली वैसे ही पुलिस ने यहां पर दबिश दी और इसको धर दबोचा है। आपको बताएं कि इसके पास से सिंगल बोर की बंदूक भी बरामद हुई है। तो नेपाली मूल का शराब तस्कर यहां पर गिरफ्तार किया गया है। आपको बताएं कि लगातार पुलिस इसकी तलाश कर रही थी और इसके पास से सिंगल बोर की एक बंदूक भी बरामद की गई है। वहीं कोरोना संक्रमण पर लगभग सभी प्रदेशों ने काबू पा लिया है। वहीं इस कड़ी में उत्तराखंड भी पीछे नहीं है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 136 नए मामले सामने आए। वहीं 24 घंटे में मौतों का आंकड़ा 4 पर पहुंच चुका है। अब तक प्रदेश में कोरोना से 3,38,644 लोग संक्रमित हुए हैं। वहीं उत्तराखंड में अब तक स्वस्थ होकर 3,22,681 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आईआईटी रुड़की के साथ एक करार किया है जिसके तहत दिल्ली को मॉडल सिटी के रूप में विकसित करने के लिए नक्शा तैयार किया जाएगा। देश के नामचीन संस्थान के प्रोफेसर दिल्ली के 2041 का नक्शा तैयार कर रहे हैं। इसमें स्मार्ट सिटी के स्तर की तमाम सुविधाएं शामिल होंगी। इमारत की तस्वीर से लेकर ड्रेनेज प्लान का खाका भी तैयार किया जाएगा ताकि तमाम तरह की सुविधाओं से दिल्ली लैस हो सके और यहाँ रहने वाले लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। बता दें कि पहले फेज में तकरीबन 7 करोड़ खर्च होंगे। इसमें दिल्ली का खाका तैयार कर GIS आधारित मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। 160 बिंदुओं को शामिल कर होने वाले मास्टर प्लान में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें स्मार्ट सिटी के स्तर की सभी सुविधाएं शामिल रहेंगी। गौरतलब है कि साल 1962 के बाद से दिल्ली का कोई मास्टर प्लान अब तक तैयार नहीं हुआ है। सब जो गवर्नमेंट है स्मार्ट सिटी में जा रही है जिससे कि हर एक सिटी मॉडर्नाइज हो और उसमें फैसिलिटीज़ मिले। बहुत सारी एग्जिस्टिंग सिटीज़ हैं उसमें भी डेवलपमेंट का हो रहा है और दिल्ली तो कैपिटल है तो इसलिए उसको भी प्लान है कि भाई काफ़ी चीज़ें जो दिल्ली इतने सालों में डेवलप हुई अनप्लान तरीके से वो थोड़ा प्लानिंग करके जो फैसिलिटी बढ़ाई जाए। तो उसके अंदर जैसे आपकी इंक्रोचमेंट है, अनऑथराइज कॉलोनीज़ हैं, पानी भर जाता है बरसात में, वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम है, बहुत जगह कंजेशन है रोड का, तो ये सारी चीज़ें तब हो सकती हैं। रुड़की की सिविल लाइन में एक एटीएम में चोरी करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। दरअसल सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक एटीएम को तोड़ने और रकम चोरी करने के इरादे से एटीएम में जैसे ही चोर अंदर घुसा वो सायरन बज गया और जिसके बाद चोर वहां से फरार हो जाता है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी हुई है और आरोपी की लगातार तलाश कर रही है। तो चोरी करने के लिए एटीएम में चोर घुसा और सायरन बजने पर एटीएम चोर वहां से भाग निकला। और आपको बताएं कि एटीएम में चोरी करने वाला ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है।
एक प्रार्थना पत्र जो है उसका डैमेज का आया है 427 से संबंधित, तो उसमें जो है संबंधित थाना जो है कार्रवाई कर रहे हैं, उसकी जांच कर रहे हैं कि जो भी जिसने भी यह कृत्य किया है उसकी तलाश की जा रही है। मसूरी में पर्यटकों की आमद बढ़ने से स्थानीय लोगों के साथ व्यवसायियों में भी खुशी की लहर देखी जा रही है, लेकिन लोगों के आने से मसूरी के मुख्य चौराहे पर जाम लगना शुरू हो गया है। इससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों को जाम के झाम से लगातार जूझना पड़ रहा है। वहीं कोविड नियमों को लेकर भी लोग बेपरवाह नजर आ रहे हैं। लोगों ने मास्क नहीं पहन रखा है, जिसके चलते कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ चुका है। तो मसूरी में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ी है, मुख्य चौराहों पर लंबा जाम लगा है और कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। जिस मैं देखता आ रहा हूँ, आई थिंक कि जो भी है ट्रैफिक की काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। टूरिस्ट की जो आवाजाही है काफ़ी ज़्यादा है। मैं भी एक टूरिस्ट पर मैं विटनेस कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है मॉल रोड पे, इन टर्म्स ऑफ कार्स है, चाहे वो लोगों की जो लोग चल फिर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। एंड काफ़ी जगह देखने को मिल भी रहा है कि काफ़ी सारे टूरिस्ट जो है मास्क नहीं लगा रहे हैं। तो ये एक ऐसी कंडीशन हो सकती है जिसमें आगे एक कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है इन टर्म्स ऑफ कोरोना। सो आई थिंक प्रशासन को और ज़्यादा टेक केयर करना चाहिए, तो नॉर्म्स बढ़ा देने चाहिए या सर्विलेंस बढ़ा देना चाहिए, जिसके हिसाब से जो कोविड को फैलने से बचाया जा सके। वहीं खबर जोशीमठ से है, जहां पिछले 72 घंटे से कल्प घाटी में हो रही भारी बारिश और लघु जल विद्युत निगम उर्गम की लापरवाही के चलते हेलंग उर्गम मोटर मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि इसका जिम्मेदार लघु जल विद्युत परियोजना की नहर है। कल्प गंगा में नदी का जलस्तर बढ़ने और नहर के रिसाव होने के चलते मोटर मार्ग जगह जगह टूट गया है। इसको खोलने में 1 महीना से ज्यादा का समय लगता है। वहीं सड़क मार्ग के क्षतिग्रस्त होने से जगह जगह लोगों के वाहन भी फंस चुके हैं। तो मोटर मार्ग बंद होने के चलते लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 72 घंटों से लगातार कल्प घाटी में भारी बारिश हो रही है और उर्गम घाटी में ये बारिश इस वक्त आफत बनी हुई है, क्योंकि लगातार कीचड़ सड़कों पर आ चुका है। लोगों की गाड़ियां फिसल रही हैं और भूस्खलन का भी खतरा लगातार बना हुआ है, जिसके चलते लोगों को आने जाने में डर भी लग रहा है और आवाजाही पूरी तरह से ठप हो चुकी है। वहीं गदरपुर पुलिस ने 19 जून की सुबह चोरी हुई कार को 24 घंटे के अंदर बरामद किया है। एसपी काशीपुर प्रमोद कुमार ने बताया कि गदरपुर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें एक अल्टो कार चोरी होने की बात सामने आई थी। इस पर 2 टीमें गदरपुर पुलिस की और एसओजी की टीम लगाकर अनेक जगह पर सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए। एसएसपी उधम सिंह नगर के निर्देश के बाद पुलिस क्षेत्राधिकारी बाजपुर वंदना वर्मा और स्वयं मेरे द्वारा भी इस पर लगातार निगाह रखी जा रही थी। और गदरपुर पुलिस ने 3 युवकों को मसीद गांव के पास गिरफ्तार किया है। इनके पास अल्टो कार समेत एक स्कूटी भी बरामद की गई है। एसपी काशीपुर प्रमोद कुमार ने कहा कि ये युवक पैरोल पर छूट कर आए थे और आदतन अपराधी हैं। इनका आपराधिक इतिहास पूर्व में रहा है। ये लोग नशा भी करते हैं और नशा न मिलने के कारण चोरियां करते हैं। गदरपुर पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है और सुसंगत धाराओं में न्यायालय के समक्ष पेश किया है। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतने। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।